हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री पर। ठीक है, क्लास 6 की हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है कब कहाँ और कैसे, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछूं कि इतिहास हम कैसे समझेंगे, इतिहास को हम कैसे समझेंगे कि लोग पहले क्या करते थे, कैसे खाते थे, कहाँ से खाना खाते थे, कैसे लोगों ने रहना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कैसे उन्होंने कृषि स्टार्ट कर दिया। इन सभी विषयों को समझने के लिए हम आज ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और इतिहास को समझने के लिए हम दो सोर्स का यूज करते हैं। जो पहला सोर्स है उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्स। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? जो वस्तुएं खुदाई से प्राप्त हुई उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे अभिलेख हो गया, प्रशस्ति हो गया, सिक्के हो गए। ठीक है, अभिलेख क्या होता है, प्रशस्ति क्या होता है और सिक्को क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभिलेख क्या होता है, तो जो राजा की क्या करते थे, अभिलेख लिखवाते थे। अब जैसे सिक्के की बात करें तो आप सिक्के से कैसे इतिहास के बारे में पता चलता है? तो आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त को बीड़ा पर प्रदर्शित किया गया है, बीड़ा बजाते हुए। तो सिक्के से पता चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ें हमने अभी बताई, ये सब किस में आता है? यानी पुरातात्विक स्रोत, जो वस्तुएं खुदाई से प्राप्त हुई। ठीक है, इस बात को हमने समझा। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत क्या होता है। तो साहित्यिक स्रोत क्या होता है? जो बुक इस फॉर्म में हो, जो बुक के फॉर्म में हो, जैसे कि किताबें हो गई, पुस्तकें, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, हर्षचरित हो गया, राजतरंगड़ी हो गया। अगर इसके लेखक की बात करें तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। ठीक। हर्षचरित को किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। ठीक है, राजतरंगड़ी कलहड़, जिससे आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब हम बात करेंगे अपने पहले पॉइंट पर। हमने ये जो पूरी चीज़ें हमने इसको पॉइंट टू पॉइंट कर दिया है शॉर्ट कर में करके, ताकि समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, अगर हम आरंभिक मानव की बात करें कि सबसे पहले लोगों ने, यानी कई लाख वर्ष पहले लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया था, तो सबसे पहले लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर रहना शुरू किया था। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले की बात है। तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें आरंभिक मानव कहा जाता था, यानी अर्ली ह्यूमंस। अब ये होते क्या थे? इन्हें आखेट भी कहते थे। ये आखेट थे। तो अपने जीवन को चलाने के लिए ये क्या करते थे? शिकार करते थे। और शिकार करने का तरीका भी इन लोगों ने सीख लिया था, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? आखेटक संग्राहक या कुशल संग्राहक। कुशल संग्राहक का मतलब जो आसपास जंगल में जो संपदा थी, जैसे फल फ्रूट या और भी जो सारी चीज़ें थी, उसका यूज करना इन्होंने सीख लिया था। इसीलिए इनको क्या कहा गया? कुशल संग्राहक कहा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुलेमान। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि सुलेमान और किरथक की पहाड़ियाँ। अगर इसकी बात करें तो सुलेमान और किरथक की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान वाले आपके क्लास सिक्स में एक मैप दिया हुआ है। ये मैप तो इतना बढ़िया से नहीं बन पाएगा, फिर भी जो ये वाला हिस्सा है ये सुलेमान और किरथर का हिस्सा है। तो आप अपने बुक के मैप में इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या करना है? धीरे धीरे लोगों ने कृषि करना भी शुरू कर दिया था। तो हम बात कर रहे थे कि सुलेमान और किरथक की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला हिस्सा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न सीटेट में आया हुआ भी है, कई बार आया हुआ कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी फसलें उपजाई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ इन्होंने सबसे पहले क्या किया? उगाया। अगर हम बात करते हैं कि ये सुलेमान और किरथक की पहाड़ियों में ये कब इन्होंने ऐसी फसलें उगाई या कृषि करना वहाँ स्टार्ट कर दिया था, तो 8000 वर्ष पहले मानव ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना सीख लिया था। यानी यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे ये क्या कर रहे थे? घूम घूम कर शिकार कर रहे थे, अपना भोजन के तलाश में इधर उधर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इन्होंने कृषि स्टार्ट कर दिया। तो कृषि की अगर बात करें कहाँ पे? पाकिस्तान में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की बात अगर करें तो हम लगाएंगे कहाँ पे? पाकिस्तान, यानी सुलेमान और किरथक की पहाड़ियाँ।
ठीक, अब उन्होंने धीरे धीरे पशुपालन भी शुरू कर दिया। भाई सीख रहे हैं धीरे धीरे, जो भी उनके आसपास चीजें हो रही हैं उनसे वो सीख रहे हैं। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में ये वाला हिस्सा जो दिया है ये नॉर्थ ईस्ट का है, जो कि गारो की पहाड़ियाँ, क्या गारो की पहाड़ियाँ। यहाँ पर भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में कृषि का विकास कब हुआ, कहाँ पे हुआ, तो आपका आंसर होगा गारो की पहाड़ियाँ। यहाँ पे उन लोगों ने भी क्या कर दिया, कृषि करना शुरू किया था। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, कृषि स्टार्ट किया, फिर से फसलें उगाने लगे, पशुपालन भी करने लगे। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछता है विंध्य के पर्वत, विंध्य का पर्वत यानी कि विंध्य के पर्वत से आपसे प्रश्न ये पूछता है कि सबसे पहले चावल कहाँ पर उगाए गए। तो आपका प्रश्न क्या होगा कि विंध्य के पर्वत यानी चावल को सबसे पहले विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। यानी कहाँ पे चावल सबसे पहले विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था, ये आपका प्रश्न का जवाब होगा। ठीक, बात करते हैं अब सिंधु और उसकी सहायक नदियां की बात करते हैं। तो लगभग 47 वर्ष पहले आरंभिक नगरों का विकास हुआ। अगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो 4700 वर्ष पहले आरंभिक नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां पूछ सकता है, गंगा और उसकी सहायक नदियां यानी इन्हीं क्षेत्रों से नगरों, इन्हीं क्षेत्रों में नगरों का विकास हुआ। यानी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे नगर स्टार्ट होने लगे। आप थोड़ी देर मतलब अगली क्लास में अब मगध के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिहार में पड़ता है, उसके बाद से 20 आएंगे महाजनपद। ठीक है, तो इन्हीं क्षेत्रों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है, तो बात कर रहे थे गंगा और सोन के बारे में। ठीक है, अगर गंगा और सोन की बात करें, सोन नदी की बात करें, तो गंगा के दक्षिण में, कहाँ पे, गंगा के दक्षिण में मगध नामक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि मगध नामक शक्तिशाली राज्य का उदय किस नदी के पास हुआ था। तो ये प्रश्न हमारा बन सकता है। तो गंगा के दक्षिण में, गंगा और सोन यानी कि गंगा के दक्षिण में। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारा जो देश इंडिया है, ठीक है, इंडिया, अगर शब्द की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया शब्द, जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से लिया गया है, और इंडस क्या है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इंडस से लिया गया है। इसे ईरानी और ईरानियों ने क्या किया, तो मतलब ये है कि जो सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, मान लीजिए कि इधर से लोग आने वाले, ठीक है, तो इस पार आने वाले जो लोग थे, यानी इधर से जो इस पार आने वाले लोग हैं, ठीक है, तो इधर से आने वाले लोगों ने इसी से क्या कहा, तो जैसे उनमें उनमें कौन लोग थे, तो ईरानी थे और यूनानी थे। तो ईरानियों ने इसे क्या कहा, इंदोस कहा, और यूनानियों ने इसे हिंदोस कहा। इंडिया शब्द इंडिया के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिंधु नदी के पार, यानी हमने कहा यही इधर पे सिंधु नदी है ये वाला, तो इस पार आने वाले जो लोग थे उन्होंने इसे क्या कह के पुकारा, इंडिया कह के पुकारा। तो उसमें कौन थे, यूनानी थे, और यूनानी लोगों द्वारा ये नाम दिया गया है। अगर हम बात करें आर्यों की बात करें कि भारत में आर्य लोग कब आए थे, तो आर्यों के आगमन के बारे में हम बात करें तो लगभग 3500 वर्ष पहले की बात है। लगभग 35 वर्ष पहले की बात है कि आर्यों में एक आर्य जो लोग आए थे वो कबीलों के रूप में आए थे। यानी कबीलों उनमें कई सारे कबीले आए थे, जिसमें हम बात करेंगे भरत वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भरत वंश के, तो इन्हीं के नाम पर क्या है, हमारा भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, अगर भरत वंश की उल्लेख की बात करें तो इस वंश का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लगभग 3500 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो इस बात को हमने समझा, और ये जो भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की पीछे, वो सभी से क्वेश्चन सीटेड में बने हैं और हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।